डियर स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो ह्यूमन के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो लंग्स हैं और उनके बाद जो वहाँ पे अलग अलग टाइप से जो स्टेप्स हैं ब्रीदिंग रेस्पिरेशन के अलग अलग जो स्टेप्स हैं वो डिस्कस किए हैं फर्स्ट पार्ट में। और जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर हम मैकेनिज्म देखेंगे ब्रीदिंग की कैसे जो मैकेनिज्म है वो होती है, प्रोसेस कैसे होती है ये। और उसके बाद हम जो अलग अलग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हैं, टाइडल वॉल्यूम है वो डिस्कस करेंगे। और जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज हैं, O2 कैसे ट्रांसपोर्ट होती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे ट्रांसपोर्ट होती है वो डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो हम रेगुलेशन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, रेस्पिरेशन का कैसे रेगुलेट किया जाता है और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जो बीमारियां हैं वो इस चैप्टर के एंड में डिस्कस करें, इस पार्ट के एंड में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से। तो इसके अंदर 2 स्टेजेज आती हैं। सबसे पहले है इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन का मतलब यहाँ पे प्रेरणा नहीं है, इंस्पिरेशन का मतलब है इनहेलेशन, जो हम सांस को अंदर लेके जाते हैं। तो उसमें क्या होता है, ड्यूरिंग विच, जिसके दौरान एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन, जिसमें जो वातावरण की जो एयर है उसको हम फेफड़ों के अंदर लेके जाते हैं। एंड एक्सप्रेशन बाय विच एल्वुलर एयर इज रिलीज्ड आउट। और एक्सप्रेशन जो हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे उसमें जो एयर है वो बाहर छोड़ी जाती है। तो इसमें जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या रहेंगे, प्रेशर विद इन एयर, विद इन लंग्स, लंग्स के अंदर जो प्रेशर होता है इंट्रा पुलमिनरी प्रेशर बोलते हैं उसको, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो सांस अंदर कैसे जाता है, क्योंकि अंदर वाला जो प्रेशर है लंग्स के अंदर वो क्या मिलेगा, यहाँ पे कम हो जाता है और बाहर का प्रेशर है वो ज़्यादा है, जिसलिए बाहर का प्रेशर हमने देखा है नेचर के अंदर हाइयर कंसंट्रेशन से चीज़ें लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं। तो गैसेज के केस में प्रेशर होता है तो प्रेशर बाहर ज़्यादा है, अंदर लंग्स में प्रेशर कम है, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो लंग्स में एंटर करती है। देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन लंग्स विच रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्रेशर है वो नेगेटिव है लंग्स के अंदर, नेगेटिव का मतलब कम है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायग्राम इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चैम्बर इन एंट्रियो पोस्टीरियर एक्सिस। तो जो नेगेटिव प्रेशर है इसको कौन मेंटेन करता है, जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है उसको वो नीचे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से जो एयर जो वॉल्यूम होता है लंग्स के अंदर तो वो बढ़ जाता है। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस का मतलब है एंटीरियर पोस्टीरियर रीजन के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो डायफ्राम शो करते हैं। एंटीरियर रीजन में जैसे माउथ होता है और एनस पोस्टीरियर रीजन में होता है, तो इस एक्सिस के दौरान एक जो डायफ्राम है तो वो कॉन्ट्रैक्शन शो करता है। उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप रिब्स। इंटरकोस्टल का मतलब जो रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स हैं वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। एंड स्टर्नम इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम, और जिसकी वजह से स्टर्नम भी अपवर्ड साइड में उठ जाता है। इसकी वजह से भी जैसे हर जगह से यदि हम जिसको लंग्स को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, जैसे जो डायफ्राम है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में कर रहा था, और जबकि जो ये रिब्स हैं और स्टर्नम है ये डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा देते हैं। ओवरऑल इंक्रीज इन थोरैसिक वॉल्यूम काजेज ए सिमिलर इंक्रीज इन द पुल्मोनरी वॉल्यूम। और इससे क्या होएगा, जो थोरैसिक वॉल्यूम है, जो चेस्ट के अंदर का वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है, और चेस्ट के अंदर क्या होता है, मेनली लंग्स ही होते हैं, जिसकी वजह से जो पुल्मोनरी वॉल्यूम बोलते हैं वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एन इंक्रीज इन पुल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर। तो जो हमने ऊपर देखा था प्रेशर ये कम हो जाता है, ये किस चीज़ की वजह से, जैसे गैसेज के केस में यदि उनका वॉल्यूम इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम चला जाएगा, जिसकी वजह से जो एयर है वो बाहर से लंग्स के अंदर एंटर की जाती हैं। एक्सपिरेशन, एक्सपिरेशन में क्या होता है, व्हेन इंट्रा पुल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा का मतलब है विद इन, पुल्मोनरी का मतलब है लंग्स, और जो पल्मोनरी मतलब लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है उसमें हाइयर चला जाता है स्टेप में, और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कम हो जाता है। और किस चीज़ की वजह से, जैसे ऊपर हमने देखा था वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा था डायफ्राम, यहाँ पे उसका अपोजिट प्रोसेस रिलैक्सेशन हो जाता है। इंटरकोस्टल रिब्स, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स जो कि रिब्स के अंदर बीच में प्रेजेंट होती हैं, वो क्या करती हैं, जो रिब्स और जो स्टर्नम है वो वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे थे तो यहाँ पे वो नॉर्मल पोजिशन में आ जाते हैं।
तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, थोरेसिक वॉल्यूम है और जो पुलमोनरी वॉल्यूम है वो क्या कम हो जाते हैं, और कम होंगे तो जब जो गैसेज का वॉल्यूम कम कर दिया जाता है तो उनका प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, लीडिंग टू एन इंक्रीज इन इंट्रापुलमोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबोव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो इंट्रापुलमोनरी प्रेशर है, मतलब लंग्स के अंदर जो एयर का प्रेशर है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, और जिसकी वजह से जो एयर है वो एक्सप्लोजन का मतलब उसको बाहर धकेल दिया जाता है लंग्स से। स्ट्रेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सप्रेशन कैन बी इंक्रीज्ड विद हेल्प ऑफ एडिशनल मसल इन द एब्डोमिन। और जो हम सांस लेते हैं उस टाइम पे जो एब्डोमिन होता है, बेली रीजन होता है, वो भी क्या होता है, स्वेलअप होता है, फिर उसके बाद श्रिंक होता है। तो ये भी कुछ एक्स्ट्रा मसल्स होती हैं एब्डोमिन के अंदर, जो कि ये जो हमारे इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की जो स्ट्रेंथ है उसको कंट्रोल करके रखती हैं, उसको बढ़ाने का काम करती हैं। ऑन एन एवरेज ए हेल्थी ह्यूमन ब्रीथ्स फॉर 12 to 16 टाइम्स ए मिनट। एक मिनट में 12 से 16 बार है एक नॉर्मल पर्सन है वो सांस लेता है, तो उसकी ब्रीथिंग रेट ये रहती है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रेशर का इंक्रीज या डिक्रीज कैसे किया जा रहा है। जैसे रिब्स हैं, रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं उनको इंटर कोस्टल मसल्स बोलते हैं, और ये स्टर्नम पोर्शन है जो नाइफ बोन बोलते हैं, जिसको आगे प्रेजेंट होती हैं रिब्स जहाँ पे जुड़ी होती हैं। नीचे वाला जो पोर्शन हम देख पा रहे हैं ये डायग्राम है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक बारी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज किया जाता है पल्मोनरी वॉल्यूम, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, एयर अंदर आएगी, और जब प्रेशर को बढ़ा दिया जाता है तो एयर बाहर चली जाती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, और इसके अंदर जो अंदर का इंटरकोस्टल मसल्स हैं ये क्या कर देती हैं, जब सांस अंदर लेके जाना तो रिब्स को फैला देती हैं। और जो डायग्राम है वो देख सकते हैं हम, डायग्राम भी जब सांस अंदर लेके आना है तो ये वैसे तो यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है डायग्राम, लेकिन ये फ्लैट हो जाता है, बिल्कुल चपटा हो जाता है जब एयर एंटर करती हैं, और जब एयर को बाहर निकालना होता है तो ये बिल्कुल कैसा हो जाता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर गेन कर लेता है। उसके बाद है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। तो ये एक एक नंबर की टर्म्स हैं जो काफ़ी बार एग्जाम्स में आती हैं, तो वो हम देखते हैं। सबसे पहला है टाइडल वॉल्यूम, टीवी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। जो हम नॉर्मल सांस लेते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, तो जो हम सांस छोड़ते हैं और जितना सांस हम लेते हैं नॉर्मली, तो वो लगभग 500 मिलीलीटर, आधा लीटर के आसपास होता है। तो वो एक टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। और यदि हम एक मिनट में इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी यदि मल्टीप्लाई करते हैं 12 के साथ, जैसे हमने देखा था 12 से 16 बार सांस लेता है एक अडल्ट ह्यूमन, तो 12 से 16 की यदि इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है, 6000 मिलीलीटर, या फिर 6 लीटर से 8 लीटर जो हम एयर है वो एक मिनट में अंदर लेकर जाते हैं अपने फेफड़ों के अंदर। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV बोलते हैं इसको, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। जब हम एकदम जो लंबी सांस लेते हैं पूरी जितनी ज़्यादा उसके, तो उतनी सांस के अंदर जितना भी जो एक वॉल्यूम है एयर का वो हम इनहेल करते हैं, तो उसको हम IRV बोलते हैं, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितना होता है, 2500 मिलीलीटर टू 3000 मिलीलीटर, मतलब 2.5 लीटर से 3 लीटर के आसपास IRV की वैल्यू होती है। उसके बाद है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या है कि जब हम जो सांस है, जितना हमारी जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ से हम जितना ज़्यादा उसके जो फेफड़ों की जो एयर है उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं फोर्सफुली, मतलब पूरे बलपूर्वक, तो उसको हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, ERV। और ये कितना होता है, 1000 मिलीलीटर टू 1100 मिलीलीटर, मतलब 1 लीटर से 1100 मिलीलीटर के आसपास ये इसकी वैल्यू होती है। रेजिडुअल वॉल्यूम RV, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सप्रेशन। जब हमने सांस जितना हो सकता है वो बाहर छोड़ दिया है, फिर भी हमारे लंग्स के अंदर एयर बिल्कुल खाली नहीं होती है, कुछ ना कुछ एयर बच जाती है, रेजिडुअल का मतलब बचा हुआ। और वो कितनी होती है, 1100 मिलीलीटर से 1200 मिलीलीटर तक जो एयर है वो बची रह जाती है। उसके बाद है कैपेसिटीज, ये हमने अलग अलग वॉल्यूम डिस्कस की हैं। उसके बाद है कैपेसिटीज। सबसे पहले है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब हम नॉर्मल सांस छोड़ते हैं उसके बाद जो लंबी सांस लेते हैं अंदर, तो वो कितनी कैपेसिटी है, कितना वो एक प्रकार का एक
हमारी कैपेसिटी का मतलब है शक्ति कितनी है सांस को अंदर लेके जाने की, तो उसको कैसे निकालते हैं, जो टाइडल वॉल्यूम है जो एक नॉर्मल सांस में हम लेके जाते हैं, और IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, दोनों को यदि हम जोड़ देते हैं, जैसे ऊपर हम देख सकते हैं 500 मिलीलीटर को, और यदि हम IRV मतलब 2500 से लेके 300 को जोड़ देते हैं तो कितना जाता है, 3000 मिलीलीटर से 3500 मिलीलीटर तक की जो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है वो देखने को मिलती है। तो ये वैल्यू ऊपर से निकाल के देखनी पड़ती हैं, वो जो वन मार्क क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे निकाल के नहीं दिखा रखी है, यहाँ पे जस्ट फार्मूला बता रखे है, उस बेस पे हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। तो ये क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पिरेशन। जब एक पर्सन नॉर्मली सांस लेता है और उसको फोर्सफुली बाहर निकालता है तो उसको हम एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं। और ये क्या होता है, टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इन दोनों का सम होता है। और यदि यहाँ से हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है 1000 मिलीलीटर, इसमें 500 ऐड कर देंगे, इसमें 500 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 1500 मिलीलीटर से 1600 मिलीलीटर के बीच में जो कैपेसिटी होती है वो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहलाती है। उसके बाद है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसको FRC शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन। जब हम नॉर्मली सांस को बाहर छोड़ते हैं तो उस टाइम जो एयर रह जाती है हमारे लंग्स में वो कितनी होएगी, इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो ERV हमने ऊपर निकाला था 1000 टू 1100 मिलीलीटर, तो इसमें जो रेजिडुअल वॉल्यूम है उसको ऐड कर देते हैं। जैसे रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, 1100 से लेके 1200 मिलीलीटर। तो हम क्या करेंगे, जो पहले वाली वैल्यू उसमें पहले वाली वैल्यू ऐड करेंगे, जैसे 1100 है तो उसमें मतलब जो 1000 है तो उसमें 1100 ऐड करेंगे, और 1100 में 1200 ऐड करेंगे, तो जो ये वैल्यू आ जाती है 2100 से लेके और 2300 मिलीलीटर तक की जो वैल्यू है वो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होती है। उसके बाद है वाइटल कैपेसिटी, VC के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपिरेशन। ERV, TV एंड IRV का सम होता है ये, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉल्यूम है एयर का जो पर्सन ब्रीथ कर सकता है, कब, आफ्टर ए फोर्सफुल एक्सपिरेशन, मतलब जितना हमने सांस जोर से छोड़ा है उसके बाद सांस दोबारा जोर से लिया भी जाता है। तो इसमें सारी वैल्यू ऐड हो जाती हैं, कौन सी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, और IRV मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम देख सकते हैं 500, उसके बाद जो 2500 मिलीलीटर है, उसके बाद 1000 मिलीलीटर है, तो ये सारी जुड़ जाती हैं वैल्यू। तो यदि हम जोड़ें 2500 प्लस में 500 3000 और 1000 कितना हो गया, 4000, मतलब 4 लीटर से लेके जो इसमें 3500 और 3500 और 1100 4600, मतलब जो 4.5 लीटर है, मतलब 4 लीटर और 600 मिलीलीटर। तो जो 4 लीटर से लेके 4.5 लीटर तक जो वैल्यू होती है वो वाइटल कैपेसिटी की होती है। इसके अंदर क्या होता है, नॉर्मली एक पर्सन जो फोर्स्ड एक्सप्रेशन करता है उसके बाद वो फोर्सफुली इंस्पिरेशन भी करता है। उसके बाद है टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेट इन लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। तो जैसे ऊपर देखा था हमने कि इसमें तो हमने वाइटल कैपेसिटी में तो जो एयर है वो ली कितनी गई है अंदर एक फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद वो, लेकिन लंग्स के अंदर उस फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद एयर कितनी बची हुई है, तो उसमें क्या चीज़ एक्स्ट्रा ऐड कर दी जाती है, रेजिडुअल वॉल्यूम ऐड कर दिया जाता है। यदि हम वाइटल कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम को ऐड कर देते हैं तो टोटल लंग कैपेसिटी वो आ जाती है। जैसे वो कितनी आई थी हमारी, 4000 मिलीलीटर टू 4600 मिलीलीटर, मतलब 4000 मिलीलीटर से 4600 मिलीलीटर के अंदर हम क्या ऐड कर देंगे, अभी जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो 1100 मिलीलीटर और 1200 मिलीलीटर। तो ये कैसे ऐड करेंगे, 4000 मिलीलीटर है उसमें तो हम 1100 ऐड करेंगे तो 5100 हो जाता है, और जो 4600 मिलीलीटर है उसके अंदर हम 1200 मिलीलीटर ऐड करेंगे तो वो 5800 मिलीलीटर हो जाता है। तो जो 5100 से लेके 5800 मिलीलीटर तक जो एक वैल्यू होती है वो टोटल लंग कैपेसिटी को डिनोट करती हैं। तो ये वैल्यू बड़ी याद रखनी पड़ेंगी हमको, यहाँ से हम जस्ट एक फार्मूला है वो समझ सकते हैं। आगे है एक्सचेंज ऑफ गैसेज। गैसेज का जो एक्सचेंज है, आदान प्रदान है, वो कैसे होता है। एलोलाई प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो सबसे पहले एक्सचेंज होता है गैसेज का ब्लड एंड जो एलोलाई के अंदर एयर है, एटमॉस्फेरिक एयर, तो उनके अंदर होता है। और जो दूसरा जो साइट है वो होती है
ब्लड एंड द टिश्यू। और ब्लड इनके बीच में एक मिडल मैन का काम करता है, जो कि एटमॉस्फेरिक एयर को टिश्यू के पास लेके जाता है। O2 एंड CO2 आर एक्सचेंज्ड बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक जो सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, पैसिव प्रोसेस होती है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट उसके द्वारा होता है। मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन? प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर टू लोअर। कंसंट्रेशन या फिर प्रेशर है, जैसे गैसेज के केस में प्रेशर वर्ड यूज करते हैं, और जबकि लिक्विड के केस में हम कंसंट्रेशन वर्ड यूज करते हैं। तो जो प्रेशर कितना है, वो ग्रेडियंट का मतलब कितनी कम ज़्यादा वैल्यू है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है डिफ्यूजन। एंड इफेक्टेड बाय सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेज एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन। साथ में जो सोल्युबिलिटी है, गैस कितना सोल्यूबल है ब्लड के अंदर, जैसे CO2 ज़्यादा सोल्यूबल होती है, ऑक्सीजन कम सोल्यूबल होती है, तो इसलिए ऑक्सीजन के लिए स्पेशली हीमोग्लोबिन है, वो काम करता है इसको एक्सचेंज करने का, खासकर इसको ट्रांसपोर्ट करने का। और साथ में जो थिकनेस होती है मेम्ब्रेन की, मोटाई कितनी है मेम्ब्रेन की जिसके थ्रू जो डिफ्यूजन है वो किया जा रहा है, तो उस वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ही डिफ्यूजन कम होता है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय एन इंडिविजुअल एयर इन ए मिक्सर ऑफ। तो किसी भी मिक्सर ऑफ गैसेज होती हैं, तो उसके अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है, जैसे डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर होता है, यदि एक मिक्सर में अलग अलग गैसेज प्रेजेंट है, जैसे एयर के अंदर अलग अलग गैस प्रेजेंट है, तो उसमें PO2 क्या होता है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय ऑक्सीजन कंटेंट। केवल ऑक्सीजन की वजह से जो प्रेशर होता है एयर में, वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है? CO2 की प्रेजेंस की वजह से जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट फॉर CO2 इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक ग्रेडियंट सेट किया जाता है, ऑक्सीजन से अपोजिट डायरेक्शन होती है, जैसे फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एलोलाई। तो ब्लड से जो एलोलाई होती हैं, और टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एलोलाई एक प्रेशर है, ऑक्सीजन के अपोजिट CO2 का भी सेट किया जाता है। सोलिबिलिटी ऑफ CO2 इज 20 to 25 टाइम्स हायर देन दैट ऑफ द ऑक्सीजन। तो जो CO2 की सोलिबिलिटी है, जैसे हमने ऊपर भी डिस्कस किया था, ये 20 से 25 गुना ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। अमाउंट ऑफ CO2 दैट कैन डिफ्यूज थ्रू डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इज पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू दैट ऑफ द ऑक्सीजन। जो CO2 की अमाउंट होती है, जो कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में से पास हो जाती है, पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर इज मच हायर कंपेयर टू। इसका मतलब यही है कि जब ज़्यादा मात्रा CO2 की यदि वो ज़्यादा घुल जाती है, तो उसकी वजह से जो डिफ्यूजन है वो भी हायर देखने को मिलता है ऑक्सीजन से। 3 मेजर लेयर्स होती हैं जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन को बनाती हैं, मतलब जिस मेम्ब्रेन से डिफ्यूजन होता है। पहली लेयर होती है थिन स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एलोलाई। एलोलाई की जो पतली लेयर होती है स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस लेयर की सेल्स की बनी होती हैं, स्क्वायर शेप्ड सेल। और जो सेकंड है वो एंडोथेलियम ऑफ एलोलाई कैपिलरीज। एलोलाई के अंदर जो कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज जो फाइन ट्यूब होती हैं जिसमें से ब्लड फ्लो होता है, उनकी जो एंडोथेलियम लेयर है, सेकंड लेयर वो होती है। और उनके बाद इन दोनों के बीच में एक बेसमेंट सब्सटेंस होता है जो एक पैकिंग का काम करता है। तो ये 3 लेयरिंग के बीच से डिफ्यूजन होता है। टोटल थिकनेस इज मच लेस देन ए मिलीमीटर। हालांकि लेयर 3 है, फिर भी जो इनकी मोटाई होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। बेसमेंट सब्सटेंस क्या होता है, किस चीज का बना होता है? ये थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन सपोर्टिंग स्क्वेमस एपिथेलियम। जो स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एलोलाई की, उसको सपोर्ट करने के लिए सब्सटेंस रहता है बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडिंग सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ कैपिलरीज। और साथ में किससे सराउंड होता है? जो एंडोथेलियल सेल होती हैं कैपिलरीज की, उनसे ये कवर होता है। सिंगल लेयर का मतलब एक सेल्स के साथ में दूसरी सेल, दूसरी के तीसरी सेल, इस तरीके से एक सिंगल लेयर में अटैच होती हैं। मल्टी लेयर नहीं पाया जाता, क्योंकि जो डिफ्यूजन लेयर है उसको जितना ज़्यादा उसके थिन रखा जाता है। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। ब्लड इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो जो ब्लड है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक मीडियम का काम करता है। जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है? लगभग जो 97% है, 97% जो ऑक्सीजन है वो RBC के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उसके द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो RBC के द्वारा ही बोल सकते हैं। जबकि जो 3% बची हुई ऑक्सीजन है उसको डिजोल्व्ड स्टेट के अंदर, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व करके उसको जो टिश्यू हैं उनके पास भेजा जाता है। जबकि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 है उसको 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। RBC के द्वारा
20 से 25% CO2 है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी, जबकि 70%, क्योंकि इसकी खास बात क्या होती है CO2 की, वो बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं, तो वो जब सोल्यूबल होती हैं तो बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। जो 7% होती हैं CO2 इज कैरिड इन ए डिजोल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा। तो 7% जो बच गई है वो किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर डिजोल्व्ड स्टेट में भेजी जाती है। तो डिजोल्व तो ऊपर भी हो रही है, लेकिन वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ज़्यादातर भेजी जाती हैं। और जो 20 से 25% मतलब 23% हम मीडियम निकाल सकते हैं, तो वो आरबीसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। उसके बाद है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, देखते हैं सबसे पहले। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, एक वर्णक होता है जिसकी वजह से आरबीसी रेड कलर की होती है, और इन्हीं आरबीसी की ज्यादा मात्रा होने की वजह से जो ब्लड है वो रेड कलर का दिखाई देता है। O2 बाइंड विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। जो ऑक्सीजन है जब हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है तो वो रेड कलर का बन जाता है, उसको ऑक्सीहीमोग्लोबिन बोलते हैं। रिवर्सिबली का मतलब वो रिमूव भी कर सकता है, जरूरी नहीं बाइंडिंग एक साइड में हो, वो रिलीज भी कर सकता है ऑक्सीजन को। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी फोर मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है वो 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के लिए रखता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन प्राइमरली रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। तो पार्शियल प्रेशर मतलब ऑक्सीजन कितना प्रेशर लगा रही है मिक्सचर ऑफ गैसेज में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग के टाइम पे जो अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग फैक्टर हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है वो भी बड़ा डिपेंड करता है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी है, जो कि कार्बोनेट आयन जब बनता है उससे बनती हैं। एसिडिक कंडीशन कितनी है, मतलब टेम्परेचर कितना है, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा बाइंडिंग उतनी ही कम होती है। तो ये फैक्टर प्रभावित करते हैं। CO2 जितनी ज़्यादा उतनी बाइंडिंग कम होगी ऑक्सीजन के साथ। एसिडिक कंडीशन जितनी है उतनी ही बाइंडिंग कम होती है। तो नेगेटिव फैक्टर होते हैं तीनों। उसके बाद ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, तो ये भी पूछ लिया जाता है कई बार। क्या होता है, सिग्मोइड कर्व एस शेप्ड कर्व बनती है। परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद O2 इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। पार्शियल प्रेशर एक साइड में लिया जाता है ऑक्सीजन का, और एक साइड में उसकी हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन ली जाती है। तो जैसे जैसे हम पार्शियल प्रेशर बढ़ाते रहेंगे जो सैचुरेशन है वो बढ़ती रहेगी, लेकिन एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाती है। तो जो ग्राफ बनता है वो एस शेप्ड ग्राफ बनता है, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में भी देखेंगे। हाईली यूजफुल इन स्टडिंग इफेक्ट ऑफ द फैक्टर्स लाइक CO2H पॉजिटिव कंसंट्रेशन। तो ये जो कर्व है, जो ग्राफ है, वो हम अलग अलग कंडीशन पे ये अलग अलग देखने को मिलता है। और तो हम यहाँ से जो इफेक्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन का, वो हम इस ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं। O2 gets bound to hemoglobin in lung surface and get dissociated at the tissue। जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ जब अटैच होती है लंग सरफेस में और वो टिश्यू के अंदर डिसोसिएट होती है, तो उस केस में इन एल्वेलाई देयर इज हाई PO2, ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या है, कम है। लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है एंड लो टेम्परेचर है। तो ये सारी कंडीशन क्या करती हैं, फेवर करती हैं क्या करने के लिए, ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए। जबकि जो टिश्यू के अंदर क्या होता है, कंडीशन बिल्कुल अपोजिट होती हैं। जो ऑक्सीजन है वो कम मिलेगी क्योंकि सेल में ऑक्सीजन को यूज कर लिया जाता है। CO2 ज़्यादा मिलेगी क्योंकि सेल्स में CO2 बनती रहती है रेस्पिरेशन में। हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन मिलती है, एसिडिक कंडीशन मिलेगी, और साथ में जो टेम्परेचर है वो भी ज़्यादा होता है नॉर्मल एयर के केस में यदि हम देखें तो, जिसकी वजह से वहाँ पे जो CO2 है वो ज़्यादा अटैच होती है और डीऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पे बनता है। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अबाउट अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ O2 टू द टिश्यू। तो प्रत्येक जो 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो टिश्यू के अंदर 5 मिलीलीटर तक जो ऑक्सीजन है उसको लेके जाता है हर बार में, मतलब प्रत्येक 5 मिलीलीटर। और जो टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड है ह्यूमन बॉडी में लगभग अडल्ट के अंदर वो लगभग 6 लीटर के आसपास होती है। तो उससे हम यदि कैलकुलेशन निकालें तो काफ़ी सारी जो अमाउंट है वो O2 की वहाँ पे निकल के आ जाती है एक सिंगल सर्कुलेशन के टाइम पे। जो हम यहाँ से एक पिक, पहले वाली पिक है जो देख सकते हैं टिश्यू के अंदर, और खासकर ये एल्वेलाई के अंदर ही एक्सचेंज है। एल्वेलाई में जैसे ही ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल्स के पास आती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है, रेड कलर की हो जाती है, ऑक्सीहीमोग्लोबिन है। जबकि उससे पहले जो ब्लू कलर वो क्या शो कर रहा है, वो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन शो कर रहा है, वो ब्लू कलर की हो जाती हैं। और जैसे ही वो इसमें से CO2 छोड़ती हैं और ऑक्सीजन लेती हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है एल्वेलाई के अंदर। और उसके बाद जो हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर है वो दिखा रखी है।
और हीमोग्लोबिन के ऊपर जो भी ये अलग अलग मॉलिक्यूल हैं, जैसे ऑक्सीजन आके इस पे ऊपर अटैच हो रहे हैं, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन, ये इसके ऊपर अटैच होते रहते हैं। तो एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं वो अटैच हो सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हम देख सकते हैं जो ये बॉक्सेज आ रहे हैं, ये हमारे ये आरबीसी सेल बोल सकते हैं। और ये क्या करती हैं, जैसे एल्वोलाई के अंदर एयर आती है तो उनको कैच करके चलते हैं। ये जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये कैच करता हुआ जा रहा है इसको, ये जैसे इस तरीके से दो दो मॉलिक्यूल्स है वो उठा उठा के जा रहे हैं। वैसे 4 मॉलिक्यूल उठाते हैं, आरबीसी तो काफ़ी सारे उठा सकते हैं क्योंकि आरबीसी के पास तो काफ़ी हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद है जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, एक साइड में ऑक्सीजन सैचुरेशन है और जबकि एक साइड में पार्शियल प्रेशर है। तो ये पार्शियल प्रेशर को शो कर रहा है, जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होएगा उतनी ही हीमोग्लोबिन इस हीमोग्लोबिन के पास जो O2 है वो अटैच होएगी। तो इसमें ये शो कर रहा है जैसे ही ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन ज़्यादा इसके ऊपर अटैच हो रही है, और जैसे ही ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है तो ऑक्सीजन इससे कम अटैच होती हैं। और जैसे ही इसका कलर देख सकते हैं हम, जो हीमोग्लोबिन है उसका कलर चेंज हो रहा है, रेड होता जा रहा है, और जैसे ही इसके ऊपर कोई भी अटैचमेंट नहीं है तो कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक मूविंग पिक से बड़ा एक अच्छा इनके बारे में आइडिया ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे होता है? CO2 trapped as bicarbonate at tissue level and transported to alveoli is released at out as CO2। जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, वो टिश्यू लेवल पे जो एक्सचेंज होता है वहाँ पे बाइकार्बोनेट में उसको बदल दिया जाता है, और जैसे ही एल्वेलाई में वो बाइकार्बोनेट पहुँचते हैं तो उसमें से CO2 है वो रिलीज हो जाती है। CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एज कार्बिनो हीमोग्लोबिन अबाउट 20 to 25%। 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा भेजी जाती है, और हीमोग्लोबिन के साथ जैसे अटैच होती है उसको डीऑक्सी हीमोग्लोबिन या फिर कार्बिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं, जो कि ब्लू कलर की दिखाई देती हैं। बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इफेक्टेड बाय PO2। तो यहाँ पे वही बात आ जाती है, जैसे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है उसको PCO2 इफेक्ट कर रहा था, तो यहाँ पे PCO2 जो CO2 की बाइंडिंग है उसको PO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो इफेक्ट कर सकता है। तो जैसे टिश्यू के अंदर हम देखते हैं PCO2 ज़्यादा होता है PO2 से, इसलिए हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीजन से ज़्यादा CO2 है वो अटैच होती है। CO2 बाउंड टू हीमोग्लोबिन फ्रॉम टिश्यू इज डिलीवर्ड एट एलोलाई। और जो भी CO2 हीमोग्लोबिन के पास अटैच होती है तो उसको एलोलाई के अंदर छोड़ दिया जाता है। इन टिश्यू PCO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। तो जो सेल में रेस्पिरेशन होता है वहाँ पे CO2 ज़्यादा होती है, और CO2 ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, CO2 ब्लड के अंदर ज़्यादा डिफोज होगी, आरबीसी के पास ज़्यादा पहुँचेगी, और जिसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट आयंस हैं HCO3 वो ज़्यादा बनते हैं, एंड प्रोटॉन्स हैं वो रिलीज होते हैं, एंड PO2 इज लो, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर। तो टिश्यू के अंदर हम जर्नल ये समझ सकते हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो हाइयर होता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 है वो कम होता है। एल्वेलाई के केस में उल्टा हो जाता है, जो पार्शियल प्रेशर है जो एयर में CO2 का वो कम है जबकि ऑक्सीजन का ज़्यादा है, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की एयर में 21% है, और PCO2 की पार्शियल कंसंट्रेशन है 0.03% है, जिसकी वजह से पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एल्वेलाई के अंदर जो एटमॉस्फेरिक एयर है उसमें कम होएगा, जिसकी वजह से डिसोसिएशन ऑफ CO2 फ्रॉम कार्बिनोहीमोग्लोबिन टेक प्लेस। तो जो कार्बिनोहीमोग्लोबिन से CO2 है वो हट जाती है। रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो जो कार्बोनेट आयन बने थे उसमें से जो वापस CO2 है वो अलग हो जाती है। आरबीसी कंटेन कार्बनिक एनहाइड्रेज एंड माइन्यूट क्वांटिटीज ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा। तो जो ये बाइंडिंग वगैरह शो की जाती है, कार्बोनेट बनाया जाता है, तो ये हीमोग्लोबिन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, उसके द्वारा किए जाते हैं। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम में पाई जाती है रिएक्शन। इसमें क्या होता है, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वो बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन बनाता है, और यहाँ पे हम CO2 प्लस H2O यदि क्लोरोफिल और सनलाइट होता तो ग्लूकोज बन जाता। रिएक्शन वही है, लेकिन यदि एंजाइम अलग हैं, कंडीशन अलग हैं, तो अलग प्रोडक्ट वो देखने को मिलता है। यही जो एक अलग अलग जो इमेजिंग नेचर होती है बायोलॉजिकल सिस्टम की वो हम यहाँ से देख सकते हैं। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीनेटेड ब्लड डिलीवर अप्रोक्सीमेटली 4 मिलीलीटर ऑफ CO2 टू द एलोलाई। तो प्रत्येक जो 100 मिलीलीटर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लगभग 4 मिलीलीटर जो CO2 है वो एलोलाई के अंदर
भेजने का काम करता है। तो डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जो टिश्यू के अंदर जो सेल्स हैं वहाँ पे CO2 ज़्यादा बन रहा है, CO2 ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और CO2 जब किसके पास आएगी, हीमोग्लोबिन के पास, जो RBC के पास, तो वहाँ पे जो CO2 और वाटर है दोनों मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो क्या बनाते हैं, H2CO3। और H2CO3 एक एसिड होता है, कार्बोनिक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेट आयन एंड प्रोटॉन के अंदर और हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन की जो शेप है वो, जो उसका कलर है वो ब्लू हो जाता है। जबकि जब एल्वेलस के अंदर ये हीमोग्लोबिन, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुंचता है तो ये क्या करेगा, जो रिएक्शन यहाँ पे हुई थी उसकी अपोजिट होती है। जो कार्बोनेट आयन और प्रोटॉन है वो मिलके H2CO3 बनाएगा। H2CO3 में से कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो CO2 और वाटर को अलग अलग रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से CO2 को एल्वेलाई में छोड़ दिया जाता है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं हम, जो एरोज के निशान है वो सी ऑक्सीजन के हैं, वो हीमोग्लोबिन में जब आते हैं तो उनका कलर है वो रेड में हो जाता है। और जबकि जैसे ही ये CO2 को रिलीज करते हैं, और हम जो एरो हैं, ब्लू कलर के जो एरो हैं वो CO2 को रिलीज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद इसी पीक को यदि यहाँ पे हम देखें अच्छे से, जो थर्ड नेक्स्ट है जो, तो इसमें जैसे ही ऑक्सीजन को रिलीज किया जाता है इनके अंदर, जो टिश्यू के अंदर, और CO2 को एब्जॉर्ब किया जाता है, तो ये पिक बार बार हमने देखी है। तो जिसके अंदर जो कलर चेंज है वो गैसेज के ट्रांसपोर्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का जो रेगुलेशन है उसमें कौन सा जो ब्रेन का पोर्शन है वो काम करता है, वो हम देखते हैं। तो न्यूरल सिस्टम ही जो हमारी ब्रीदिंग रेट है, जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज वगैरह करवानी है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, तो सारा नर्वस सिस्टम के ऊपर ही डिपेंड करता है। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रिदम का मतलब एक लयबद्ध तरीके से जो हम सांस लेते हैं, तो वो एक रिदम सेंटर होता है। कहाँ पे, मेडुला ओब्लिगेंटा ऑफ द ब्रेन, तो वहाँ पे रहता है ये। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन, जो रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन है, सबसे ज्यादा मेन रोल तो ये रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर ही करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, तो ये पोन्स रीजन है ब्रेन के, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। और ये जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर हमने देखा था मेडुला रीजन में है, तो ये जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये रिदमिक सेंटर को कंट्रोल करता है, और साथ में जो इंस्पिरेशन की जो ड्यूरेशन है, टाइम है, उसको ये कम कर सकता है। उसके बाद है कीमो सेंसिटिव एरिया। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, रिदमिक सेंटर के आसपास रहते हैं, जो कि हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 के प्रति। जब CO2 ज़्यादा हो जाती है ब्लड के अंदर तो ये उसको सेंस कर लेते हैं, और साथ में हाइड्रोजन आयन के प्रति भी बड़े सेंसिटिव होते हैं। कम से कम मात्रा को भी ये क्या कर सकते हैं, सेंस कर सकते हैं। इंक्रीज इन दीज सब्सटेंस एक्टिव दी सेंटर, और जब शरीर के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो ये सेंटर हैं दोनों एक्टिव हो जाते हैं, विच इन टर्न्स कैन सिग्नल रिदम सेंटर टू मेक नेसेसरी फॉर द एलिमिनेशन, और जो कि रिदमिक सेंटर को अलग अलग जो सिग्नल देता है ताकि इन सब्सटेंस को शरीर से रिमूव किया जा सके। उसके बाद है रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एरोक्टिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। तो ये भी जो आर्टरीज के अलग अलग पोर्शन होते हैं उनके अंदर भी कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जो कि वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो प्रोटॉन कंसंट्रेशन है उसको, ये कंसंट्रेशन को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, एंड सेंड नेसेसरी सिग्नल टू द रिदम सेंटर फॉर रेमेडियल एक्शन। तो इनको दूर करने के लिए उपचार पूर्वक एक्शन है वो रिदमिक सेंटर से करवा सकते हैं। उसके बाद है रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो CO2 है, बार बार CO2 और प्रोटॉन की कंसंट्रेशन है, उन्हीं को ही एक मेन सेंसिटिव मान के ही जो अलग अलग सिग्नल हैं वो भेजे जाते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है कि ऑक्सीजन की मात्रा को देखा जाता है कि रिदम इसमें रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन में। उसके बाद है, तो यहाँ पे हम रेगुलेशन ऑफ जो रेस्पिरेशन है वो समझ सकते हैं। ब्रेन के अंदर हायर ब्रेन सेंटर, सेंट्रल सेरेब्रल कोर्टेक्स जो वॉल्यूम है, कंट्रोल ओवर ब्रीदिंग। तो ये क्या करता है, जो भी अलग अलग पोर्शन होते हैं तो उनके पास सिग्नल भेजता है। और कुछ यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव सिग्नल हैं, जो पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब कम ज़्यादा करवाने का काम करते हैं, सांस लेने का मतलब जो एक ब्रीदिंग रेट है उसको कम ज़्यादा करते हैं। जैसे पेरिफेरल कंपोजिशन, पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर जो हमने आर्क वगैरह में देखा है अरोटा के अंदर, जो कि गिरती हुई ऑक्सीजन के लेवल को और बढ़ती हुई CO2 के लेवल को डिटेक्ट कर लेते हैं। और जो ये क्या है, ये रेस्पिरेटरी सेंटर है मेडुला एंड पोन्स के अंदर, जो कि हमने रिदमिक सेंटर और न्यूमोटैक्सिक सेंटर की बात करी थी। तो उनके पास जो सिग्नल है वो कौन भेजता है, जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर हैं, सेंट्रल कीमोरिसेप्टर हैं,
और रिसेप्टर्स इन मसल्स एंड जॉइंट्स के अंदर जो रिसेप्टर हैं जो कि CO2 और H पॉजिटिव आयनिक कंसंट्रेशन को चेक करती हैं, तो ये तो बढ़ाने का काम करते हैं। जबकि जो स्ट्रेच रिसेप्टर इन लंग्स हैं और इरिटेंट रिसेप्टर्स होते हैं, जब जो लंग्स हैं वो ज़्यादा फूल जाते हैं, तो जब मसल्स पूरी स्ट्रेच हो जाती हैं तो क्या करती हैं, इंस्पिरेशन को, जो सांस हम बाहर से अंदर लेके जा रहे हैं उसको कम करते हैं और एक्सपिरेशन को बढ़ावा दिया जाता है इससे। साथ में कुछ रिसेप्टर होते हैं जैसे हम हाइपोथैलेमस में देख सकते हैं, वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल करते हैं। और जो ब्रेन के अंदर जो सेरिब्रो कोर्टेक्स है तो वो भी इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन मेन जो कंट्रोलिंग सेंटर है वो है पोन्स एंड मेडुला के अंदर रिदमिक सेंटर या फिर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। उसके बाद है डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये लास्ट टॉपिक रहेगा इस पार्ट का। जो अलग अलग बीमारी हैं जैसे अस्थमा है, सांस की बीमारी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ब्रीदिंग में दिक्कत आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। और काजिंग वीजिंग, वीजिंग का मतलब एक गड़गड़ाहट की आवाज़ आती है सांस लेते टाइम, और ये किस चीज़ की वजह से हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स हमने देखा है लंग्स के अंदर, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, जलन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद है एफिसीमा, ये क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, मतलब एक एक्यूट डिजीज होती है। क्रोनिक का मतलब लंबे टाइम तक ये डिजीज रह सकती है। इसमें क्या हो सकता है, एल्वेलर वाल है वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस वो कम हो जाती हैं, और सांस की जो एक ब्रीदिंग है वो शॉर्टनिंग हो जाती है। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीदिंग भी बोलते हैं इसको। जो सांस है वो छोटे हो जाते हैं, किस चीज़ की वजह से ज़्यादा होती है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये कभी कभार होने वाली डिजीज हैं, जैसे मोर कॉमन इन वर्कर ऑफ ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्री। जो मजदूर जो ग्राइंडिंग का मतलब है जो पीसने का काम करते हैं, किसको, जो पत्थर वगैरह की पिसाई वगैरह होती है जहाँ पे, और स्टोन को तोड़ने का काम होता है, तो वहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है, जो जिसकी वजह से जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है बॉडी का, वो फुली कोप विद सो मच डस्ट, इतनी सारी डस्ट के साथ वो आसानी से कोप अप नहीं कर सकता, मतलब उनसे आसानी से मतलब निपटारा नहीं कर सकता। लॉन्ग एक्सपोजर राइज टू इन्फ्लेमेशन लीडिंग टू द फाइब्रोसिस, तो ज़्यादा लंबे टाइम तक यदि डस्ट के साथ ये पर्सन रहते हैं तो उनकी वजह से क्या हो जाता है, फाइब्रोसिस का मतलब है प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू। तो ज़्यादातर जाड़ जैसी स्ट्रक्चर्स हैं वो फेफड़ों में बढ़ने शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से लंग डैमेज भी हो सकता है, पूरे फेफड़े भी खराब हो सकते हैं। वर्कर इन इंडस्ट्रीज शुड वियर प्रोटेक्टिव मास्क, तो ऐसे इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वो मास्क हैं वो पहने, ताकि जो एयर है वो फिल्टर होके लंग्स में जाए, जो डस्ट पार्टिकल है वो बाहर रह जाए।